तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, जियोग्राफी सेमेस्टर 7 का आपका सारा कंटेंट यानी कि टोटल मेजर पेपर 16, मेजर पेपर 17, मेजर पेपर 18, ठीक है, और मेजर पेपर 19 आपका प्रैक्टिकल होगा। 16, 17, 18 और माइनर पेपर सब आपको मिलेगा ज्ञान सागर ऐप पे। वहाँ पे सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। फिलहाल अभी हम मेजर पेपर 16 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको सभी पेपर चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप में इंस्टॉल करना चाहिए आपको, ठीक है। 60 रुपये में सभी पेपर मिलेगा, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8, और आपका ये पास खत्म हो जाएगा। फिर भी ये पास 4 साल तक एक्सेस रहेगा। तो आप अपने किसी जूनियर को या किसी स्टूडेंट को या किसी दोस्त को दे सकते हैं वो पास। इसी से 2 आदमी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके बताते हैं। इस पेपर में आपको पढ़ना क्या है, तो इस पेपर का नाम आपका नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरण भूगोल, ये पढ़ना है आपको। देखिए, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट है। पहला यूनिट जो है, ये पहला यूनिट है इन्वायरमेंटल, ठीक, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फिर दूसरा है इकोसिस्टम, तीसरा है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, चौथा है आपका एप्रिसियल एंड कन्वर्जेशन, और पांचवा एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो ये पेपर पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपकी मैम, मतलब मेरी वाइफ प्रेरणा कुमारी ने बनाया है, ठीक है। तो अब उनको पीडीएफ बनाने का काम धीरे धीरे हम सिखा रहे हैं। उसके बाद वीडियो में भी वो आएंगी, पढ़ाएंगी। उनका भी सेमेस्टर 8 का एग्ज़ाम है, उसके बाद उनका भी हो जाएगा कंप्लीट। वो भी 22-26 से ही है, ठीक है, विनोबा यूनिवर्सिटी से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण, देखिए, पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, जो कुछ भी दिखाई देता है, दो ही प्रकार के पृथ्वी में चीज़ मिलेगा। एक जिसमें जीवन पाया जाता है और दूसरा जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये फ़ोन, उसमें जीवन नहीं है, हम जीवन है। पेड़ पौधों में जीवन है, ठीक है। लाइट, पंखा, मोबाइल जो भी देख रहे हैं, शर्ट, गंजी, कपड़ा, ये सब निर्जीव या सजीव, दो ही चीज़ों से बना है। यानी कि समस्त पृथ्वी में उपस्थित सजीव और निर्जीव का ही क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण से तात्पर्य सभी जैविक और अजैविक, जैविक मतलब सजीव, अजैविक मतलब निर्जीव घटक से है जो जीवों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में सब है, मिट्टी भी निर्जीव है। तो पर्यावरण सब कुछ है, पृथ्वी में पाई जाने वाली समस्त चीज़ें पर्यावरण है। ओके, तो इस तरह से आपके टोटल 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले पे नहीं जाएंगे, आप लोग को 5 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स वाले एग्जाम में, हम जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर्स में दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लॉन्ग आंसर टाइप, इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण क्या है, तो अभी मैंने बताया कि पर्यावरण पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त चीज़ जो निर्जीव या सजीव जो भी है, पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि, परि का अर्थात मतलब पापा की परी नहीं, ठीक है। परि अर्थात चारों ओर घूमने वाला। हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा में क्या होता है, चारों ओर घूमना, तो वही है। परि मतलब होता है चारों ओर, तथा आवरण मतलब होता है घेरा, यानी कि चारों ओर दिया जाने वाला घेरा, पृथ्वी के चारों ओर। इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य है कि सभी प्राकृतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं जो किसी जीव के जीवन या विकास के क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। सिंपल सा लिखिएगा कि पृथ्वी में पाए जाने वाली समस्त सजीव और निर्जीव चीज़ों को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टाइल है, ठीक है। तो अपने तरीके से लिखिएगा, किताबी भाषा का प्रयोग मत कीजिए। लिख दीजिएगा कि परि और आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेराव, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे जाने वाले समस्त सजीव और निर्जीव जीवों का संग्रह पर्यावरण है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण की संकल्पना। तो पर्यावरण केवल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें
सजीव निर्जीव सब है, और सजीव निर्जीव में बहुत कुछ आता है। निर्जीव में वायु भी आता है, जल भी आता है, मिट्टी भी आती है, पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, और अनेक सारे चीज़ें आती है इसमें। ठीक है। पर्यावरण का प्रमुख घटक, तो पहला घटक है जैविक और दूसरा है अजैविक। अजैविक जिसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं, इसमें जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। जैसे पर्यावरण में पाए जाने वाले वैसे घटक जिसमें, या पर्यावरण में पाए जाने वाले वैसे चीज़ें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, अजैविक घटक है या निर्जीव है। इसमें वायु, जल, मिट्टी, तापमान जो भी देखते हैं, ठीक है, कलम, कॉपी, फलना ढिमका, कुर्सी, टेबल, सब इसमें आएगा। सजीव घटक जिसमें पर्यावरण का वैसा घटक या पर्यावरण में पाए जाने वाले, पृथ्वी में पाए जाने वाला वैसा चीज़ जिसमें जीवन पाया जाता है। जैसे हम खुद, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पर्यावरण है। बांदर, भालू, ठीक है, सुअर, बिल्ली, कुकुर, जो भी बोल पाएंगे, भेड़, बकरी, सब सजीव है, क्योंकि सब में जीवन पाया जाता है। ये सभी एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार की परिस्थिति अंतःक्रिया करते हैं। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सजीव और निर्जीव। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। इसमें मानव का समाज, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ, तकनीक, संस्थाएं, परंपराएं, जीवन शैली। ओके। अब पर्यावरण का महत्व बताइएगा। देखिए, आप प्रत्येक टॉपिक के ऊपर फिर डिटेल में लिख सकते थे। यहाँ पे सजीव के ऊपर में एग्जाम्पल दे सकते थे कि जंतु जगत, ठीक है, मानव जगत, वनस्पति जगत, इस तरह से। निर्जीव में आप बोल सकते थे कि इसमें पंचतत्व है। पंचतत्व, पृथ्वी 5 तत्वों से घिरी हुई, आपको मालूम है। पंचतत्व में कौन कौन आता है, तो अग्नि। अग्नि हमारा पहला तत्व है, 5 सेंस कहा जाता है इसको। जिस तरह से हमारे 5 सेंस ऑर्गन है ना, उसी तरह से 5 तत्व हैं पृथ्वी में, ठीक है। तो अग्नि है, दूसरा क्या है, वायु है, तीसरा क्या है, जल है, चौथा क्या है, चौथा अग्नि, जल, वायु, और है हमारा मिट्टी, ठीक। और पांचवा क्या है, पांचवा क्या है आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये पंचतत्व के बारे में भी बता सकते हैं। फिर पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का क्या महत्व है, तो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है। जल, वायु, भोजन सभी हमें पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक परिस्थितियां संतुलन बनाए रखता है। मानव की आर्थिक गतिविधियों का आधार है। जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये पर्यावरण, ठीक है। निष्कर्ष बता दीजिएगा फिर कि आजकल ये पर्यावरण तो जोड़ रही है, लेकिन पर्यावरण का धीरे धीरे प्रदूषण भी हो रहा है, ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। जिसमें वायु प्रदूषण, ठीक, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सब के बारे में बता देना है। ओजोन प्रदूषण, ये सब हो रहा है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या करें। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक, परस्पर निर्भर है। मानव को जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी मूलभूत संसाधन पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा खाना खुद पर्यावरण से प्राप्त होता है, हमें ऑक्सीजन पर्यावरण से प्राप्त होती है, ठीक है। जो हम लोग पानी पीते हैं, जो हम लोग खेती करते हैं, मिट्टी में करते हैं, वो भी पर्यावरण है। सॉरी, हमारे जो उद्योग है, ठीक है, भूमि, कृषि, सब कुछ पर्यावरण में है। हम भोजन, ईंधन, कच्चा तेल, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल, ठीक है, कोयला, खनिज, सब हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन। मानव में विज्ञान और तकनीक की सहायता से हम लोग ने पर्यावरण पे बड़ी बदलाव किया है। जैसे हमने हवा पे उड़ने वाले यंत्र बना लिए, जिसको हवाई जहाज़ कहते हैं, हेलीकॉप्टर कहते हैं, बैलून कहते हैं, ठीक है, ड्रोन कहते हैं। हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ट्रेन बनाए हैं, ठीक, बस बनाए हैं, नाव बनाए हैं, जल में चलने के लिए नाव बनाए हैं। तो इस सब के बारे में बताना है। कृषि का विस्तार किए, वनों की कटाई किया, औद्योगिकरण किया, नगरीकरण किया, और धीरे धीरे पर्यावरण का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, ठीक। पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का प्रभाव, कि इससे हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, वनों की कमी हो रहा है, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। जैव विविधता में कमी आ रही है, बहुत सारे जीव आजकल देखिएगा लुप्त हो गए हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ है। फिर मानव पर्यावरण का प्रभाव, आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहता है ये बताइएगा, और लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंधन की संकल्पना, उद्देश्य और महत्व का विस्तार से बताइए। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो देखिए, प्रकृति पे पाए जाने वाले जो भी चीज़ मनुष्य जिसका उपयोग करता है प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन और आर्थिक विकास के आधार भूमि, जल, वन, खनिज, ऊर्जा जैसे संसाधन का अत्यधिक दोहन पर्यावरण असंतुलन पैदा करती है। इसलिए इनके विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की संकल्पना। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों की पहचान, उपयोग, संरक्षण, विकास और पुनर्स्थापन की ऐसी प्रक्रिया से है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए भविष्य की पीढ़ियों पे संसाधन उपलब्ध रहे। ठीक, और प्राकृतिक संसाधन का आजकल हम लोग ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय किसको बोलते हैं? तो जिस संसाधन का क्या दोबारा उपयोग किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसी में डालना है आपको। जैसे सूर्य का ऊर्जा कितना भी लीजिए खत्म होगा नहीं, खत्म होगा कभी भी, तो ये नवीकरणीय है। ठीक, रिन्यूएबल है। एक होता है अनवीकरण जिसको इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। ठीक है, ऐसा संसाधन जिसको पृथ्वी कभी खत्म नहीं करती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, इसमें क्या क्या आते हैं? तो जैसे अगर हम पेट्रोल यूज किए तो पेट्रोल तो एक बार उपयोग किए, गाड़ी में उड़ा दिए, खत्म। ठीक, कोयला खत्म, एलपीजी खत्म। तो ये सब खत्म होने वाले जितने भी चीज़ें जिसका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोबारा बना नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। आप सबको मालूम ही होगा, ग्रेजुएशन आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेमेस्टर 7 में एक्स्ट्रा ये रिसर्च ईयर में पहुंच गए आप लोग। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग इसका उद्देश्य है। दूसरा है संरक्षण करना, संसाधन का संरक्षण करना। सतत उपयोग करना, सतत उपयोग मतलब ऐसा उपयोग जिससे हमारा भी फायदा और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी कोई नुकसान ना हो। पर्यावरण संरक्षण, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की सुरक्षा करना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो भूमि का प्रबंधन, जमीन का मैनेजमेंट, जल प्रबंधन, वन प्रबंधन, ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, मृदा संरक्षण, सब के ऊपर आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर महत्व बताइएगा, तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के महत्व, आर्थिक विकास का समर्थन। देखिए, अब आप लोग सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट हैं, अब आपको खुद से लिखने का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मैंने तो सेमेस्टर 6 तक ही पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद पीजी में आ गया। आप लोग को तो अब सेमेस्टर 7 में तो खुद से दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा रिसर्च के स्टूडेंट कहलाते हैं आप लोग। ठीक है, तो खुद से रिसर्च कीजिए। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, यानी कि पर्यावरण का इतना उपयोग न करना कि उससे पर्यावरण क्षति पहुंचे। संसाधनों के क्षय को कम करना, जैव विविधता की रक्षा करना, स्थानीय समुदाय की आजीविका को समर्थन देना, जैसे कुटीर उद्योग। ठीक है, सतत विकास को बढ़ावा देना, और लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे कि मानव पर्यावरण संबंधों के प्रमुख दृष्टिकोण की व्याख्या करें तथा आधुनिक समय में इनके महत्व का बताना है, क्या महत्व है। तो पर्यावरण संबंध के प्रमुख दृष्टिकोण, पर्यावरण और मनुष्य का जो संबंध है, मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। देखिए, हम सभी पर्यावरण में ही रहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में बहुत सारे दिए गए विचारधाराएं। ठीक है, भूगोल और मानव पर्यावरण का संबंध समझने के लिए विभिन्न विचारधाराएं हुई हैं। एक है नियतिवाद, एक है संभववाद, एक है नवनियतिवाद। ये क्या है, चलिए जानते हैं। तो पहला है पर्यावरण नियतिवाद। ये क्या कहता है? नियतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण मानव की गतिविधि और जीवन शैली को काफ़ी हद तक निर्धारित करती है। इस दृष्टिकोण में जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और प्राकृतिक परिस्थितियां को मानव जीवन के विकास का प्रमुख माना गया है। ठीक है, नियतिवाद कहते हैं कि अगर ये सब नहीं रहेगा तो मनुष्य विकास ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है जी। जलवायु उचित नहीं रहेगा, हमारे पास जमीन नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगी, प्राकृतिक परिस्थितियाँ नहीं रहेगी, तो मानव जीवन का विकास संभव नहीं है।
ठीक है। संभववाद क्या कहता है? संभववाद कहते हैं, संभववाद वाले फिलोसफर, कि इस विचारधारा को चुनौती दी गई पर्यावरण मानव गतिविधियों को पूरी तरह निर्धारित करता है। ये कहते हैं कि पर्यावरण ही मनुष्य के जीवन को निर्धारित करता है। इसके अनुसार पर्यावरण मानव के सामने अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, ठीक है, और मानव अपनी बुद्धि और तकनीक की आवश्यकताओं के आधार पर उनमें विकल्प चुन सकता है। जैसे मनुष्य के पास जंगल है, तब उस जंगल को उन्होंने सोचा अरे हम चलो क्यों इसको हम लोग बना देते हैं नेशनल पार्क, चाहे बना देते हैं हम लोग इसको चिड़ियाघर, ठीक है। चाहे मनुष्य के पास ज़मीन है, उस ज़मीन को सोचा अरे इसको हम लोग घर बना देते हैं, तो कोई बोलता है इसको हम लोग मॉल बनाएंगे। तो मनुष्य अपनी बुद्धि से अनेक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। नव नियतिवाद क्या कहते हैं? नियतिवाद कहते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने वाला दृष्टिकोण है, ठीक है। इनके आधार पर बोला गया है कि मानव को विकास के लिए पर्यावरण का उपयोग करना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक सीमाओं और पर्यावरणीय संतुलन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आधुनिक समय में इसका महत्व क्या है? तो आज जलवायु परिवर्तन, संसाधन क्षय, प्रदूषण और जैविक विविधता के नुकसान जैसी समस्याएं मानव और पर्यावरण को संतुलन संबंध की आवश्यकता को स्पष्ट करती है। फिर आधुनिक दृष्टिकोण में यहाँ पे लिख दीजिएगा इन सब के बारे में, लास्ट में निष्कर्ष। नेक्स्ट आता है यूनिट 2 इकोसिस्टम, पारितंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, पारितंत्र की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना और प्रमुख घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए मैं एक एक करके तो क्लास अभी नहीं ले पाऊंगा सभी चीज़ों का, इसलिए मैं इसका PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट मैं ज्ञान सागर ऐप के बारे में बताऊंगा। अगर आपको सारा PDF चाहिए तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, 60 रुपये में सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 से 8 तक। पारितंत्र के प्रमुख कार्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, कि पारितंत्र का क्या क्या काम है ये बताइए विस्तार से, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिखा देता हूँ, अगला प्रश्न है हमारा, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करें। तो अब मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐप के माध्यम से आप लोग सभी प्रश्न को और सभी पेपर को पा सकेंगे। कैसे पाइएगा चलिए बताते हैं। समझे ना दुनिया तुम मुझको समझियो, संग रहियो। तो बीच बीच में आप लोग भी गाना गाते रहिएगा। देखिए ये है ऐप ज्ञान सागर ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगा? तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर में भी अगर आप ज्ञान सागर सर्च करेंगे तो आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। 10,000 प्लस डाउनलोडर है इसमें, इंस्टॉलर। आपको ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जोहार लिखाएगा, पढ़ो अपने हक के लिए लड़ो लिखाएगा, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा और फिर ऐप आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। जब ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपका इस तरह से फ़ोन नंबर और फुल नेम डालने का आता है। फुल नेम डालिएगा, फ़ोन नंबर डालिएगा, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा क्रिएट एन अकाउंट तो क्या होगा, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP डालिएगा, ऐप आपका खुल जाएगा। यहाँ पे डालना होगा आपको ऑल कोर्स, यहाँ से आ जाइएगा ऑल कोर्स में, ठीक है। ऑल कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका सभी यूनिवर्सिटी का कोर्स खुल जाएगा। अब आपको यहाँ से रांची यूनिवर्सिटी और NPU का कोर्स ले लेना है। रांची यूनिवर्सिटी, NPU और SKMU दुमका का तीनों का ज्योग्राफी का सिलेबस सेम है, ठीक है। ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी, NPU और इसका तीनों का सेम है, ठीक है। हिंदी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सेम रहता है सिलेबस तीनों यूनिवर्सिटी में। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, UPI, भीम जो भी चलाते हैं सबका ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई फ़ोन पे नहीं चलाता है तो वहाँ पे QR कोड मिलेगा, ठीक है। किसी को भी पेमेंट करने बोलिएगा, जो चलाते हैं खुल जाएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। ये है 4 ईयर के लिए आपका ये पास फ्री हो जाता है, मतलब अभी आप लेते हैं 26 में तो 2030 में ख़त्म होगा इसका पास, ठीक है। 2030 तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। स्टार्ट लर्निंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऐप क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको सेमेस्टर 7 में आ जाना है और सभी पेपर का मिलेगा। कौन कौन सा पेपर मिलेगा बता देता हूँ। तो आपको तो केवल ज्योग्राफी का चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ।
आपको ज्योग्राफी का सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, सीरियल नंबर 1 में ही ये ज्योग्राफी। इस तरह से 16, 17, 18 तीनों को मिल जाएगा। 19 आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का है, हिस्ट्री का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, साइकोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है, जियोलॉजी का है, सोशियोलॉजी का है, संस्कृत का है, एंथ्रोपोलॉजी का है, फिलोसफी का है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है यूनिट 2 का, समशीतोष्ण और ध्रुवीय पारितंत्रों की आप में पूछा गया पर्यावरण समस्या के बारे में तुलना करके बताना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक यूनिट से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट 3 आ जाता है प्राकृतिक संसाधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख प्रकार के बारे में बताइए। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा यूनिट पढ़ लेना है। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ फिर भी एक बार, और पीडीएफ भी दे दूंगा, और अगर आपको सारा पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि संसाधन के वितरण, उपयोग, प्रमुख समस्या तथा प्रबंधन के उपाय विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। तीसरा प्रश्न है जल संसाधन के वितरण एवं उपयोग का वर्णन करते हुए जल संसाधन की प्रमुख समस्या और प्रबंधन की व्याख्या करें। आप में से कोई बोलिएगा भैया आंसर बहुत छोटा है, तो दोस्त मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका गूगल से आंसर थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। खुद से मेहनत कीजिए अब, क्योंकि आप लोग अब रिसर्च ईयर में, रिसर्च मतलब ये होता है कि खुद से सर्च करना, ठीक है, पुनः खोज करना। चौथा प्रश्न है वन संसाधन के महत्व, वितरण, उपयोग, समस्या तथा संरक्षण प्रबंधन उपाय का वर्णन करें। और आप इतना प्रश्न अगर आप करके जाएंगे तो आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न आ जाता है यहाँ पे, ऊर्जा संसाधन की संकल्पना वर्गीकरण को स्पष्ट करते हुए उनके उपयोग, प्रमुख समस्या तथा ऊर्जा संसाधन के प्रमुख उपाय के बारे में बताइए। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है, अगला हमारा यूनिट है यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 का पहला प्रश्न आ जाता है कि पर्यावरण मूल्यांकन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्य, महत्व का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। और देखिए ये हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन भी हिंदी में है, आंसर भी हिंदी में है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, प्रमुख उपाय तथा इसके महत्व की विस्तार से व्याख्या करें। और एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ प्रश्न आपको देखने को मिले सेम टाइप से, तो उसका आंसर सेम टाइप से करिएगा तो चलिएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं है फिर भी चलेगा, मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। सतत संसाधन विकास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा इनके प्रमुख सिद्धांत, आवश्यकता और उपाय के बारे में बताइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 5 अंतिम यूनिट है ये। इसमें प्रश्न है हमारा वैश्विक स्तर पर प्रमुख पर्यावरण कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, उनकी नीतियों का वर्णन करना है और उनका उद्देश्य क्या है, उनका महत्व क्या है, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। और ये सब आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित होता है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चालू किए थे, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके तहत 1972 में, ठीक है, 5 जून को ये डिसाइड किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है रियो सम्मेलन, जिसमें पृथ्वी के जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, पृथ्वी ओजोन परत क्षय होता है, ठीक है, ओजोन परत समझते हैं, ओजोन लेयर, जिसके छिद्र होने से क्या होता है, पृथ्वी पे ओजोन पराबैंगनी विकिरण आती है सूर्य की। तो ये रियो सम्मेलन 1992 में लाया गया सतत विकास को लेकर कि ऐसा विकास करें जिससे हमारा भी फायदा और हमारे आने वाले पीढ़ी को कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर रियो +20 आया, जो कि रियो +20 में इसके 20 साल बाद फिर से एक आयोजन किया गया, यानी कि 2012 में, ठीक। चलिए तो इस तरह से ये पढ़ना है आपको। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया। अच्छा, ये जो रियो सम्मेलन है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन, ये शहर का नाम है स्टॉकहोम, स्वीडन का एक शहर है, स्वीडन एक देश है, उसका एक शहर है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम शहर में ये 1972 में हुआ था। रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील एक देश है, उसका एक शहर है रियो, तो रियो डी जेनेरियो में यह आयोजित हुआ था, इसीलिए रियो सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि यह क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी एक शहर है क्योटो, यहाँ पे आयोजित हुआ था 1997 में, ठीक।
और पर्यावरण प्रदूषण पे, ये भी जलवायु परिवर्तन पे आयोजित किया गया था। विश्व के सभी देश इसमें भाग लिए थे। पेरिस समझौता, तो आपको मालूम है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में ये मीटिंग में बुलाया गया था ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख पर्यावरणीय नीति और कार्यक्रम के बारे में बताना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बताइएगा। ठीक, फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 आता है, फिर आता है हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। ठीक, फिर गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। ओके, फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लाया गया, स्वच्छ भारत मिशन लाया गया 2014 में, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ओके, तीसरा प्रश्न आता है हमारा, स्थानीय स्तर पर्यावरण कार्यक्रम नीतियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए और जन भागीदार के महत्व तथ्य सहित स्पष्ट करने हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए, पूरा PDF ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड है, ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, सभी पेपर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।